समझ गए तो गुड, नहीं समझे तो तुम बेटा देवता आदमी हो तो तुमको स्वर्ग में ही जगह मिलेगी, और अगर तुमको समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला तो सालों नर्क की आग में चलोगे। सो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु जय मेड इजी। और आज का वीडियो बड़ी ही बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ने वाला है, क्योंकि हम लोगों को बहुत कम टाइम पीरियड में वन शॉट में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग कमर कस लो, क्योंकि मैं आप लोगों को अगले कुछ घंटों के अंदर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से वन शॉट में कवर कराने वाला हूं। एंड अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम में आने वाला है। लेकिन अगर आप लोगों के पास में थोड़ा टाइम है, थोड़ा सुकून है, थोड़ा इत्मीनान है, तो आप इसी चैनल पर मेरे द्वारा बनाई गई जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 या 6 लेक्चर की जो सीरीज है वो आप देख सकते हो। आप वेदांतु जेई मेड इजी चैनल पर वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर मेरी ऐसी वाली फोटो के थंबनेल्स देखकर आप लोग उसको पढ़ सकते हो। तो चलो गाइस शुरू करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो गाइस सबसे पहली बात है, बहुत पुराने टाइम की बात है, बर्जेलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनका यह कहना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो केवल और केवल एनिमल या प्लांट बॉडी के अंदर ही बनते हैं। और एनिमल और प्लांट क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में कोई ऐसा वाइटल फोर्स होता है या कोई ऐसा मिस्टीरियस फोर्स होता है जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी आप और मैं मिलकर हमारी बॉडी या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बना सकते, और यहीं से जन्म हुआ वाइटल फोर्स थ्योरी का। वेल, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी बर्जीलियस चाचा की भी गलती नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, मेडिसिन है, कॉटन है, कार्बोहाइड्रेट है, अल्कोहल है, लिपिड है, पेट्रोल है, डीजल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें या तो एनिमल की बॉडी या प्लांट बॉडी या फॉसिल फ्यूल से निकले हैं। तो कहीं ना कहीं बर्जीलियस का यह सोचना था। लेकिन बाद में बर्जीलियस को उंगली करने के लिए आया एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एफ होलर। इनके नाम में ही होल है, यानी इन्होंने होल कर दिया और क्या करा, अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको लेबोरेटरी में कुछ ट्रीट व्रीट करके कोई इसमें करके इससे बना दिया यूरिया। यूरिया होता है हमारी सुसुम यूरिन में, हमारी बॉडी का एक वेस्ट मटेरियल है जो हमारी किडनी बाहर फेंकती है। तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है NH2CO NH2 जो कि NH4CNO से बना। और वोलर ने यहां पर बोला कि ऐसा कोई वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, और इस वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी हो गई फेल। बाद में कोल्बे ने एसिटिक एसिड और बर्थलॉट ने मीथेन बनाकर वाइटल फोर्स थ्योरी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर साइंटिस्ट के मन में सवाल आया कि फिर अरे कहना क्या चाहते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है दादा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बाद में स्टडी करके पता चला कि दुनिया में जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें 2 एटम्स कॉमन है, कार्बन और हाइड्रोजन। और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब में हाइड्रोजन को हटाकर कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ा गया है, तो वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है। तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या तो वो प्योर हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, या ऐसे कंपाउंड्स जो इनके डेरिवेटिव है, यानी हाइड्रोकार्बन में कुछ करके हाइड्रोजन हटाकर कोई नया एटम जोड़ दिया तो वो उसका डेरिवेटिव हो गया। आई बात समझ में। जैसे मीथेन एक प्योर हाइड्रोकार्बन है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटाकर इसके अंदर एक OH जोड़ दूं तो अब यहां पर CH3OH बन गया मीथेनॉल। तो मीथेनॉल एक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, एंड दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कार्बन में ऐसा क्या है जो बाकी एलिमेंट्स में नहीं है, क्यों कार्बन इतना ज्यादा वर्सेटाइल नेचर का होता है। मतलब कार्बन के आज की तारीख में 10 लाख से भी ज्यादा कंपाउंड्स बन गए हैं। आप सोचो, पूरी केमिस्ट्री की एक फील्ड, पूरी केमिस्ट्री की एक ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल और केवल कार्बन को डेडिकेटेड है। तो कार्बन में ऐसा क्या है, पहले कार्बन के पास में खुद ही से मैंने इश्क किया रे, जिया जिया रे, जिया रे जिया, जिया रे जिया रे, जिया जिया रे, जिया रे जिया हो। ये गाना इसने बहुत सीरियसली ले लिया था। जब तक ये जान मूवी का गाना है ना, जिया जिया रे जिया रे, उसमें वो बोलता है ना, बोलती है ना अनुष्का शर्मा, खुद ही से मैंने इश्क किया रे। अब तुम लोग इतने ठरकी हो कि इसका कोई और ही मतलब निकाल रहे हो माइंड में, खुद ही से मैंने इश्क किया रे।
निकाल रहे हो कि नहीं, मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो कोई बात नहीं, समझ गए तो गुड, नहीं समझे तो तुम बेटा देवता आदमी हो तो तुमको स्वर्ग में ही जगह मिलेगी, और अगर तुमको समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला तो सालों नर्क की आग में चलोगे। तो कैटेनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, एक कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक करके यह लंबी चेन बना सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकता है, और अगवाड़ा पिछवाड़े को पकड़ के रिंग भी बना सकता है। कार्बन के अलावा सिलिकॉन, सल्फर, ऑक्सीजन में भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, पर सिलिकॉन में केवल अप टू 8 कार्बन, सल्फर में केवल अप टू 8 कार्बन ही कंबाइन हो सकते हैं, कार्बन में तो 100 200 1000 मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं लंबी चेन बनाने के लिए, और ऑक्सीजन में केवल अप टू 3 कार्बन ही ये देखा जाता है। तो इनके पास में प्रॉपर्टी तो है लेकिन उतनी नहीं जितनी कार्बन के पास में है। रीजन क्या बोलोगे, एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, वैलेंस शेल में केवल 4 इलेक्ट्रॉन है और केवल 2 ही शेल है, तो न्यूक्लियस भी अप्रोप्रिएटली पावरफुल है, तो कुल मिलाकर एक बड़ी आइडियल कंडीशन बनती है कार्बन के लिए। देन अगर हम बात करें, कार्बन के पास में टेट्रावैलेंसी होती है, एक वक्त में इसके पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन एक वक्त पे 4 बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद कार्बन के पास में मल्टीपल बॉन्ड बनाने की ताकत भी होती है, कार्बन कार्बन के साथ में डबल ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन दूसरे एटम के साथ भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। अब बात करते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की। गाइस सिग्मा बॉन्ड बोले तो सिंगल बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड बोले तो सिंगल बॉन्ड के बनने के बाद में जितने बॉन्ड बने, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोला जाता है। जैसे यहां पर आप देखो, यहां पर आपको कार्बन कार्बन में ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है, क्योंकि ये पहले बना होगा तो मैंने इसको इमेजिन करा कि ये पहला बॉन्ड है इसलिए सिग्मा बॉन्ड है, और उसके बाद में ये वाला बॉन्ड बना इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया पाई। तो आपको जहां जहां सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं वो सारे सिग्मा कहला रहे हैं, और जहां आपको सिंगल के ऊपर एक और बॉन्ड दिखा यानी डबल, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। अब जैसे यहां पर आप देखो, यहां पर कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड को तो मैंने सिग्मा नाम दे दिया, लेकिन बाकी के बॉन्ड्स को मुझे पाई ही नाम देना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बढ़िया। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। गाइस बेस्ट ट्रिक है इस दुनिया की द बेस्ट एंड द बेस्ट ट्रिक, कि अगर कार्बन के पास में 4 के 4 सिंगल बॉन्ड हो तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर कार्बन के पास में एक डबल बॉन्ड आ जाए तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर कार्बन के पास में एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। आप देखो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ये कार्बन और ये कार्बन दोनों sp कहलाएंगे। इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये दोनों sp2 कहलाएंगे, और यहां पर इस कार्बन के पास में चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है sp3। ठीक है, चलिए लेट्स मूव। ये मैंने एक एग्जांपल रख रखा था, आप देखो इस एग्जांपल में भी ये वाले कार्बन के पास में डबल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए ये sp2 हो गया, बाकी वो दोनों कार्बन sp3 हो गए। अब अपन बात करते हैं कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेशन की। कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके का होता है। कंप्लीट, जिसके अंदर आप मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हर एटम को एक्सप्लेन करके लिखोगे, यानी उसको प्रॉपरली लिखोगे, और उनके बीच के मौजूद हर बॉन्ड को भी लिखोगे। भले ही कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो वो तीनों बनेंगे। कार्बन क्लोरीन में बॉन्ड है तो बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड है तो बनेगा। कंडेंस के अंदर क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड नहीं लिखाएंगे, है ना, और कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के बीच का बॉन्ड तो दिखेगा, लेकिन कई बार कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के बीच का बॉन्ड भी नहीं लिखा जाता है। कंडेंस के अंदर आप बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करोगे, आप बस ये बताओगे कि इस कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन है बस। एंड बॉन्ड लाइन के अंदर आप ना तो कार्बन रिप्रेजेंट करोगे ना हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करोगे, केवल कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड रिप्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग लाइंस। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं यहां पर हमारे 3D रिप्रेजेंटेशन की। गाइस जब कभी भी आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, उसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। तो इस केस में जब आपके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, आप उसे 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर एक कार्बन के पास में 2 बॉन्ड तो ऑन द प्लेन होते हैं, यानी कि बोर्ड पर आप मेरे हाथ को देखो, ये प्लेन पर है, और एक हाथ मेरा ऐसा देखो, ये भी प्लेन पर है। तो ये 2 बॉन्ड ऑन द प्लेन होते हैं, इनके बीच में एंगल 109.5 डिग्री का होता है। लेकिन तीसरा बॉन्ड आउटसाइड द प्लेन ऐसा निकलता हुआ दिखता है, अगेन ये भी 109 डिग्री पर होता है। और एक बॉन्ड ऐसा इनसाइड द प्लेन आपको जाता हुआ दिखता है पीछे की तरफ, जिसे आप इनसाइड द प्लेन बॉन्ड बोलते हो, ये भी 109 डिग्री पर होता है। इनसाइड द प्लेन वाले को आप डैश्ड वेज बोलते हो,
और आउटसाइड द प्लेन वाले को आप लोग सॉलिड वेज बोलते हो, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो गाइस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरीके के होते हैं, ओपन यानी एसाइक्लिक और क्लोज्ड यानी कि साइक्लिक। ओपन मतलब कि जिसका अगवाड़ा पिछवाड़े से कनेक्टेड ना हो, समझ गए, एक लॉन्ग कार्बन की चेन, या ऐसे ब्रांचेस वाले कंपाउंड जिनमें आपको ब्रांचिंग दिखे, जैसे कि ये चेन चल रही है, यहां पर ये चेन चल रही है, इधर से एक एक्स्ट्रा निकल गया, इधर से एक एक्स्ट्रा निकल गया, तो इस तरीके से आप लोगों को ये समझ में आता है। उसके बाद अपन बात करते हैं साइक्लिक या क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड या साइक्लिक दो तरीके के होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक अगेन दो तरीके के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है ऐसी रिंग दैट कंटेन 3 और मोर कार्बन, लेकिन ओनली कार्बन। मतलब यहां पर होमोसाइक्लिक का मतलब होता है आपकी रिंग के अंदर केवल और केवल कार्बन एटम ही मौजूद हो। लेकिन हेटेरोसाइक्लिक के अंदर कार्बन के साथ में दूसरे एटम भी हो सकते हैं, पढ़ेंगे इसको भी। तो एलिसाइक्लिक मतलब आपकी रिंग जिसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन हो। लेकिन एरोमेटिक एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड होता है जिनमें कि आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। कॉन्जुगेशन का मतलब ऑल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड, जैसे सिग्मा बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिग्मा, फिर डबल, या सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा लोन पेयर, या सिग्मा डबल बॉन्ड, सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा डबल बॉन्ड, सिग्मा डबल बॉन्ड। इस तरीके से ऑल्टरनेट पोजीशन पर आपको या तो डबल बॉन्ड या लोन पेयर दिखाई दे और इनकी खुद की एकदम बढ़िया सी शानदार सी फ्रेग्रेंस हो, तो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक ही होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, बेंजेनॉइड्स, नॉन बेंजेनॉइड्स। बेंजेनॉइड्स के पास में एक बेंजीन रिंग तो होता ही होता है, लेकिन नॉन बेंजेनॉइड्स के पास में एक भी बेंजीन रिंग नहीं होता। आगे चलते हैं, जिसे हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एलिसाइक्लिक की 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग एलिसाइक्लिक, 3 कार्बन की रिंग एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होते हैं, हकेल रूल को फॉलो करते हैं। हकेल रूल हाइड्रोकार्बन में सीखेंगे। ये दो तरीके के होते हैं बेंजेनॉइड्स, जैसे देखो बेंजीन, नेफ्थलीन, दिख रही है इसमें बेंजीन की रिंग। लेकिन नॉन बेंजेनॉइड में ट्रोपोलॉन में देखो आप, ये ट्रोपोलॉन के अंदर आपको बेंजीन की रिंग दिखाई नहीं देगी। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी होते हैं, जैसे पाइरिडीन के अंदर देखो यहां पर एक नाइट्रोजन आ गया रिंग के अंदर, यहां देखो फ्यूरान में कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन आ गया, तो ये आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत यहां तक किसी भी तरीके की? सो गाइस ये अपना बेसिक कवर अप हो गया। अब अपन यहां पर शुरू करेंगे हमारे नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना। वैसे तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नॉमेनक्लेचर आप लोगों को पढ़ा रखा है, कहां पर? इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में। जब आप जाकर डिटेल में मेरा पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में इसके बारे में पता चल जाएगा। बट अभी क्योंकि हम लोग वन शॉट में पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं, फास्ट रिवीजन सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस चीज को बड़ा स्पीड भी पूरा स्पीड में कवर करेंगे। चलिए बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर दो तरीके के होते हैं, ट्राइवियल एंड आईयूपीएसी। ट्राइवियल मतलब कॉमन, ट्राइवियल पुराने जमाने से चला आ रहा है, जो पुश्तैनी चला हुआ आ रहा है, या जो कॉमन भाषा में बोल दिया उसको ट्राइवियल बोलेंगे। और आईयूपीएसी प्रॉपर सेट ऑफ रूल, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ रूल्स बनाए और उस रूल्स के बेसिस पर हम लोग यहां पर काम करेंगे। तो ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम कैसे निकला? जैसे लाल चींटियों के अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, HCOOH, तो एक्चुअली लैटिन लैंग्वेज में रेड एंट को फॉर्मिका बोला जाता है, तो फॉर्मिका से निकला फॉर्मिक एसिड। अच्छा, फॉर्मिक एसिड से ही बनता है एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं HCHO। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। तो अभी इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड क्यों पड़ा पता है? क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड से बनता है। तो फॉर्मिक एसिड का कॉमन नाम रख दिया आपने, और अब फॉर्मिक एसिड से जो बने उसमें भी फॉर्मल फॉर्मल लगा दो, तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, जैसे CH3COOH,
ये पाया जाता है विनेगर में, लेकिन विनेगर का लैटिन नेम है एसिटम, तो इसलिए इस एसिड का नाम पड़ गया एसिटम के ऊपर एसिटिक एसिड। इस रिंग को कॉमनली बेंजीन बोला जाता है, तो इसका नाम पड़ गया बेंजीन। तो दिस इज ट्राइवियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। लेकिन अगर अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने बोला कि भाई साहब आज की तारीख में 10 लाख के भी ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए हैं, तो इतने सारे कंपाउंड्स के नाम तुम याद कैसे रखोगे ऐसे? तो फिर कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो आप वो रूल्स याद रख लो, रूल्स याद करना आसान है, तो रूल्स के बेसिस पर आप किसी भी एक अननोन कंपाउंड का नाम दे सकते हो। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ने कुछ रूल्स बनाए। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ने बोला कि नोमेनक्लेचर करने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रूट नेम की। ये रूट नेम हमें बताता है कि हमारे कार्बन के अंदर, हमारे कंपाउंड के अंदर, आई एम सॉरी, कितने कार्बन की चेन है, पेरेंट चेन, मतलब आपके कंपाउंड की जो सबसे इंपॉर्टेंट चेन है, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। उस पेरेंट चेन में एक्चुअली कितने कार्बन है। फिर रूट नेम के पीछे लगता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बताता है कि आपका कंपाउंड कौन से टाइप के हाइड्रोकार्बन को बिलोंग करता है। बेटा दुनिया में हाइड्रोकार्बन ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब इस पूरी दुनिया में जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सब हाइड्रोकार्बन है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, इसको हम ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स या अल्काइंस। अल्केन्स मतलब आपके हाइड्रोकार्बन के अंदर जितने भी कार्बन के बीच में बॉन्ड है सब सिंगल बॉन्ड है। अल्कीन में आपके कार्बन के बीच में जितने सिंगल बॉन्ड हो लेकिन अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो अल्कीन बन जाएगा। और अगर आपके कार्बन कार्बन में कितने डबल बॉन्ड, कितने सिंगल बॉन्ड हो, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो अल्काइन बन जाएगा। तो प्राइमरी सफिक्स ये बताता है कि आपका जो कंपाउंड है, आपकी जो पेरेंट चेन है, क्या उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्केन होगा। अगर आपकी पेरेंट चेन में एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो अल्कीन होगा। आपकी पेरेंट चेन में एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो अल्काइन होगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्या ये चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? फिर प्राइमरी सफिक्स लगाने के बाद आपको लगाना पड़ेगा सेकेंडरी सफिक्स। ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पेरेंट चेन से कोई फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड होगा तो हम ये लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। सिमिलरली आपके रूट नेम के पहले प्राइमरी सफिक्स आएगा, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है तो यहां पर प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल होगा। अगर आपका कंपाउंड लंबी चेन वाला है, ए साइक्लिक है, तो यहां पर साइक्लो का इस्तेमाल नहीं होगा। तो जैसा मैंने कहा ये भी ऑप्शनल है। एंड सेकेंडरी सफिक्स भी ऑप्शनल है। आपकी पेरेंट चेन से अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट यानी कोई अल्काइल ग्रुप अगर जुड़ा है तो ठीक, हमें लिखना पड़ेगा, वरना कोई जरूरत नहीं। कुछ ऐसे भी दुनिया में फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो सेकेंडरी सफिक्स में नहीं लिखे जाते हैं, वो हमेशा नाम के पहले प्रीफिक्स में ही लिखे जाते हैं। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रीफिक्स में लगाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? कभी कभी एक कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो 2 में से जो ज्यादा प्रेफरेबल होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे। तो जो दूसरा वाला जो लेस इंपॉर्टेंट है, अब वो फंक्शनल ग्रुप नहीं कहलाएगा। बेटा फंक्शनल ग्रुप मतलब इस पूरे कंपाउंड को अपने अकॉर्डिंग फंक्शन कराने वाला ग्रुप, यानी जो की फंक्शनल ग्रुप होता है, जो मालिक होता है। तो मालिक तो एक ही होगा जिसके हिसाब से पूरी कंपनी काम करेगी। तो मान लो अगर एक जगह पर 2 मालिक आ जाएं, अंबानी और अडानी आ जाए, तो अंबानी अडानी में से ज्यादा पावरफुल कौन? अंबानी। तो वो कंपनी फिर अंबानी के हिसाब चलेगी, अडानी को चुपचाप बैठना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मान लो एक फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रेफरेबल है तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप अब फंक्शनल नहीं रहा, वो कोई काम का नहीं रहा, तो फिर उसको फंक्शनल ग्रुप ना बोलते हुए उसको भी सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, यानी लग गया एक अटैच्ड ग्रुप। पेरेंट चेन से एक ऐसा ही रैंडम अटैच्ड ग्रुप जिसका नाम लिखना जरूरी है, वरना कंपाउंड कैसे बनाओगे, तो उसको सब्स्टिट्यूएंट में डाल देते। ठीक है। अब यहां पर आप लोग जानते हो रूट वर्ड्स, एक कार्बन में एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 11 कार्बन वाले को अनडेक और 12 कार्बन वाले को डूडेक बोलते हैं। अब गाइस बात करते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की। अल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। दे आर फुल्ली सैचुरेटेड, मतलब ये किसी और के साथ अब बॉन्ड नहीं बनाएंगे।
इनके बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जहां पर n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन होता है, और अल्केन्स के लिए सफिक्स ANE जोड़ा जाता है। वहीं पर अगर अपन बात करें अल्कीन्स की, तो अल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक जगह पर डबल बॉन्ड होता है। ये अनसैचुरेटेड होता है क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड मजबूरी में बना है, एटम्स की कमी की वजह से बना है। तो जैसे ही अगर कोई ऐसा एटम आ जाएगा जो बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है, ये उसके साथ जाकर तुरंत बॉन्ड बना लेगा, इसीलिए इसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। फिर इसका फॉर्मूला आता है CnH2n, सफिक्स होता है ENE। अल्काइंस में एटलीस्ट कार्बन कार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, दे आर हाईली अनसैचुरेटेड, क्योंकि इनके पास में हर कार्बन के पास में दो दो एटम की कमी होती है। इनका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है और इसके लिए सफिक्स लगता है YNE। तो अगर आपके कंपाउंड में अल्केन है तो आपको प्राइमरी सफिक्स की जगह ANE लगाना है। अगर आपके कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड है तो आपको प्राइमरी सफिक्स की जगह ENE लगाना है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स की जगह आपको YNE लगाना है। समझ में आया बात? चलो, तो अब नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल अल्केन बहुत इजी होता है, कुछ भी नहीं करना होता, आपको रूट नेम और उसके आगे एन लगाना होगा, क्योंकि अल्केन्स का जो सफिक्स होता है वो ANE होता है। तो अगर एक कार्बन है तो उसके लिए रूट नेम मिथ और एन, तो मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन नोनेन और 10 कार्बन डेकेन, यानी सिंपल रूट नेम प्लस ANE। लेकिन अगर हम लोग यहां पर बात करें ब्रांच्ड अल्केन्स की, तो गाइस ब्रांच्ड अल्केन में ये ब्रांच का मतलब होता है साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल देखो जो आपके सामने बना हुआ है, इस एग्जांपल में मैंने ये पेरेंट चेन मानी है लंबी कार्बन की, मान लो ये है मेरी पेरेंट चेन, ये है मेरी रूट चेन। तो इस रूट चेन के ऊपर आपको एक CH3 दिख रहा है और एक CH3 नीचे दिख रहा है, तो यहां पर ये वाला CH3 और ये वाला CH3 यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। तब इस सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको अल्काइल ग्रुप समझना पड़ेगा। अल्काइल ग्रुप जिसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। अल्काइल ग्रुप का मतलब आपके अल्केन्स में से अगर मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं, अगर मैं आपके अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो यह बन जाएगा अल्काइल ग्रुप। जहां अल्केन CnH2n+2 होते हैं, वहीं पर अल्काइल ग्रुप CnH2n+1 होते हैं। यहां पर अल्केन्स के लिए जो सफिक्स इस्तेमाल होता है वो ANE होता है, वैसे ही अल्काइल ग्रुप के लिए सफिक्स YL का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे मिथ प्लस YL मिथाइल। तो यहां पर अगर आपने देखा कि आपकी लंबी कार्बन की चेन या आपकी पेरेंट चेन या आपकी रूट चेन में एक CH3 कनेक्टेड है, तो यहां पर एक कार्बन होने की वजह से इसका रूट नेम हो जाएगा मिथ। और अल्केन में 4 कार्बन होते हैं, मीथेन CH4, उसके मुकाबले इसमें एक हाइड्रोजन कम है, मतलब ये अल्केन से एक हाइड्रोजन कम होने का मतलब गारंटी ये अल्काइल ग्रुप है, तो इसके लिए नाम लग जाएगा YL यानी कि मिथाइल। इथेन में एक हाइड्रोजन कम कर दो तो ये बन जाएगा इथाइल। प्रोपेन में एक हाइड्रोजन कम कर दो, ये बन जाएगा प्रोपाइल, यानी इथेन में एक हाइड्रोजन कम इथाइल, प्रोपेन में एक हाइड्रोजन कम प्रोपाइल, ब्यूटेन में एक हाइड्रोजन कम ब्यूटाइल। तो दिस बिकम्स योर ब्यूटाइल ग्रुप। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? मिथाइल। ये भी क्या कहलाएगा? मिथाइल, क्योंकि ये एक एक कार्बन वाला है। अब ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप्स को हम यहां पर 4 तरीके से देखते हैं, मतलब ट्राइवियल सिस्टम के हिसाब से। मतलब अगर आपके एक पेरेंट चेन के अंदर, अगर आपके एक पेरेंट चेन के अंदर एक लंबा कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो, एक लॉन्ग कार्बन का अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसके नाम के आगे हम N लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये है आपकी एक पेरेंट चेन और उसके आगे ये 1, 2 और 3 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको केवल प्रोपाइल नहीं बोलूंगा, मैं इसे N प्रोपाइल बोलूंगा। यहां पर N का मतलब है लंबी कार्बन की चेन। मतलब अगर आपकी पेरेंट चेन से, अगर मान लीजिए आपकी लंबी कार्बन की पेरेंट चेन ये जा रही है
CH3 CH2 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 बहुत लंबी कार्बन की चेन जा रही है, उसमें से एक ऐसी ब्रांचिंग बाहर निकली हुई है। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन के इसको मैं एन पेंटाइल बोलूंगा, केवल पेंटाइल नहीं बोलूंगा, एन पेंटाइल बोलूंगा, यानी कि हमारे अल्काइल ग्रुप के प्रीफिक्स हैं ये, हमारे अल्काइल ग्रुप के प्रीफिक्स, यानी अल्काइल ग्रुप खुद प्रीफिक्स में लगेंगे और ये प्रीफिक्स के प्रीफिक्स हैं। ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि आपके अल्काइल ग्रुप का नेचर क्या है। अगर मैंने प्रोपाइल बोल दिया तो प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, मैंने पेंटाइल बोल दिया मतलब 5 कार्बन, लेकिन वो पेंटाइल का नेचर कैसा है, क्या 5 कार्बन ऐसे लंबे जुड़े हुए हैं या उसके अंदर भी कुछ और हेरा फेरी है, वो समझ में आता है। जैसे आइसो, आइसो का मतलब होता है आपका वो कार्बन जो सेकेंड लास्ट हो, आपके सब्स्टिट्यूएंट का वो कार्बन जो सेकेंड लास्ट कार्बन होना चाहिए वो, और उस सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक नहीं बल्कि 2 एक जैसे मिथाइल ग्रुप होने चाहिए, तो उस कार्बन को हम आइसो बोल देते हैं। तो यहां वाले केस में ये सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट दोनों मिथाइल दिख रहे हैं, तो ये 1 2 और 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड है, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल वर्ड इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर वर्ड इस्तेमाल होगा आइसोप्रोपाइल। तो देखिए ये प्रोपाइल में ये वाला कार्बन पेरेंट चेन से कनेक्टेड था और ये एक लंबी कार्बन की चेन थी, इसलिए एन प्रोपाइल। यहां पर ये वाला कार्बन आपके पेरेंट चेन से कनेक्टेड है, ये कार्बन नहीं और ना ही ये कार्बन, तो यहां पर इस प्रोपाइल का नेचर बदल गया, ये बन गया आपका आइसोप्रोपाइल। यहां वाले केस में आपका ये कार्बन, अगेन ये कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन होना चाहिए, इस सेकेंड लास्ट कार्बन से 1 2 और 3 एक जैसे मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए, मिथाइल कंपलसरी है, तो ये कार्बन बन जाएगा आपका नियो। तो यहां पर अगर आपका ये पेरेंट चेन से मान लो ये वाला कार्बन कनेक्टेड है, ये सेकेंड लास्ट कार्बन भी है और इसके पास में 3 मिथाइल ग्रुप है, तो ये नियो कार्बन कहलाएगा। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, गिनो इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 और 4 कार्बन, इसलिए इसको बोलेंगे नियो ब्यूटाइल। देन एक टर्म आती है सेक, सेक का मतलब होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी समझना एक ऐसा कार्बन जिसके पास में 2 एक जैसे अल्काइल ग्रुप हो या 2 अलग अलग टाइप के अल्काइल ग्रुप हो, उस कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। यहां पर जरूरी नहीं है कि यह कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन हो, वरना आइसो और सेक में क्या डिफरेंस रह जाएगा। इसीलिए यहां पर ध्यान रखना कि सेकेंडरी में ये कार्बन सेकेंड लास्ट हो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये कार्बन पेरेंट चेन से कनेक्टेड होना चाहिए, ये कंपल्शन है। जैसे आइसो में वो कंपल्शन नहीं था कि जो कार्बन सेकेंड लास्ट है वही कार्बन पेरेंट चेन से जुड़े, कंपल्शन नहीं था, लेकिन यहां पर है। वो कार्बन जो आपके फंक्शनल ग्रुप से, वो कार्बन जो आपकी पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन हो और 2 अल्काइल ग्रुप हो, सेम या डिफरेंस, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी। जैसे आप यहां पर देखो ये कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है, तो अब इसमें ये कंडीशन सेकेंडरी को पूरा कर दी, तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए इसको सेक ब्यूटाइल बोला जाएगा। आई बात समझ में। वैसे अगर हम टर्ड की बात करें तो वो कार्बन जो आपके पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, उसके पास में 1 2 और 3 सेम या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो, वो टर्ड कहलाएगा। जैसे यहां पर आप देखो ये वाला कार्बन आपकी पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के पास में 2 मिथाइल और 3 मिथाइल ग्रुप है, तो अब यहां पर 1 2 3 और 4 कार्बन हो गए, तो 4 कार्बन इज नियो ब्यूटाइल, लेकिन साथ साथ में टर्ड ब्यूटाइल भी है, मतलब ये नियो की कंडीशन भी फॉलो कर रहा था, ये सेकेंड लास्ट कार्बन भी दिख रहा है और इसके पास में 4 कार्बन है, तो ये नियो की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और टर्ड की भी, इसलिए दोनों। लेकिन यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए इसको नियो पेंटाइल बोलेंगे। ये कार्बन पेरेंट चेन से कनेक्टेड भी है और ये सेकेंड लास्ट कार्बन नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्योंकि सेकेंड लास्ट नहीं है लेकिन ये कार्बन पेरेंट चेन से कनेक्टेड है और इसके पास में 1 2 और 3 अल्काइल ग्रुप है, जरूरी नहीं कि तीनों सेम हो, तो ये टर्शरी की कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन, इसलिए इसको नियो पेंटाइल बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी एक सब्स्टिट्यूएंट को नाम देंगे, सब्स्टिट्यूएंट के लिए रूट वर्ड देखेंगे कि आपके सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है,
प्राइमरी सफिक्स में YL लगाएंगे क्योंकि आप अल्काइल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, और प्रीफिक्स में देख लो कि एन आइसो नियो सेक टर्ट क्या लग रहा है, तो ये आपका प्रॉपर नॉमेनक्लेचर सिस्टम हो गया। अब अपन IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स देखते हैं। सबसे पहला रूल इज द लॉन्गेस्ट चेन रूल। आपको देखना है कि सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी है। देन आपको देखना है लोएस्ट सम रूल, मतलब अगर आपके सबसे लंबी पेरेंट कार्बन की चेन पर यहां से और यहां से दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखो, और देखो कि सब्स्टिट्यूएंट यहां से दूसरे और यहां से छठे कार्बन पर है, और यहां से नंबरिंग करोगे तो चौथे और आठवें पर है, तो चौथा और आठवां 8 + 4 12 होता है, लेकिन 6 + 2 तो 8 ही होता है, तो 8 एक छोटा नंबर है, इसलिए हम नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे। उसके बाद अल्फाबेटिकल रूल, यानी कि आप नंबरिंग कहीं से भी शुरू करो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप नाम लिखोगे तो वो सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसका नाम आप पहले लिखोगे, जो अल्फाबेटिकली बाद में आ रहा है उसका नाम आप बाद में लिखोगे, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये तो ऑब्वियसली प्रीफिक्स में आएंगे, और बाद में आपका रूट नेम आएगा, और फिर आपका एन आएगा, यानी कि आपका प्राइमरी सफिक्स आएगा। देन गाइस, अगर मान लीजिए आपके एक कंपाउंड के ऊपर एक से ज्यादा सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो हमें उनके नाम लिखते वक्त उनके नंबर तो हर बार मेंशन करने, मतलब जैसे यहां पर आप देखो 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैं 3 बार उनके नंबर लिखूंगा। अगर सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर 2 मिथाइल है तो मैं 2 and 2 2 बार लिखूंगा, ऐसा नहीं कि एक बार लिख के छोड़ दिया, और 5 लिखूंगा, लेकिन मैं ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो इन तीनों मिथाइल को मिथाइल 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 ना लिखते हुए मैं एक ही बार मिथाइल लिख के उसके आगे ट्राई लगा दूंगा, यानी ट्राई मिथाइल, यानी 3 मिथाइल है, एक दूसरे कार्बन पर, एक और दूसरे कार्बन पर, एक पांचवें कार्बन पर, 3 मिथाइल ग्रुप और 6 कार्बन की पेरेंट चेन हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन। देन ये भी कुछ एक एग्जांपल्स मैंने करवाए हैं डिटेल में। देन हम बात करते हैं इक्विडिस्टेंस रूल की। इक्विडिस्टेंस रूल क्या कहता है कि अगर कुछ ऐसे कंपाउंड जिसमें लेफ्ट से नंबरिंग करने पर भी और राइट से नंबरिंग करने पर भी सेम नंबर आता हो, यानी लोएस्ट सम रूल अगर आप लगाओगे, तो अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो तीसरे पर इथाइल और छठे पर मिथाइल है, 6 + 3 9, और अगर आप राइट से नंबरिंग शुरू करोगे तो तीसरे पर मिथाइल आ जाएगा और छठे पर इथाइल आ जाएगा, तो 6 + 3 ये भी 9 है। तो अब नंबरिंग कहां से शुरू करें, तो हम लोग नंबरिंग शुरू करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब अब हम देखेंगे कि दोनों तरफ से अगर नंबरिंग सेम रिजल्ट दे रही है तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आ रहा है, तो हम नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे, यहां से नहीं, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो गाइस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन चूज कर लो, फिर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में क्या करना है, आप देखो कि वो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट का जो आपकी पेरेंट चेन से कनेक्टेड है उसको नंबर 1 दे दो, फिर उसके अंदर वही सारे रूल लगा दो जो आपको पहले मैंने 5 रूल सिखाए कि पहले सबसे लंबी कार्बन की चेन ले लो, फिर नंबरिंग इस तरीके से करो कि इस सब्स्टिट्यूएंट की सबसे लंबी कार्बन चेन के ऊपर आपके दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर मिल जाए, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना है। तो यहां पर इस सब्स्टिट्यूएंट का सबसे लंबी कार्बन की चेन 3 कार्बन की है, दूसरे नंबर वाले कार्बन पर एक मिथाइल है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो हम इसका नाम लिखेंगे देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां पर ये 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की चेन इज प्रोपाइल, प्रोपाइल स्टार्ट्स विद P, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, मिथाइल स्टार्ट्स विद M, तो अल्फाबेटिकली पहले मैंने लिखा 2,3 डाई मिथाइल, फिर मैंने लिखा छठे नंबर वाले कार्बन पर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 6, देन मैंने लगाया ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, फिर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा 2 मिथाइल, मतलब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर एक मिथाइल है, इसलिए 2 मिथाइल, ये 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए प्रोप, और YL प्रोपाइल, तो ये मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा। ये आपका मेन सब्स्टिट्यूएंट प्रोपाइल और ये प्रोपाइल का सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, ये एक साथ लिखेंगे, और बाद में डेकेन क्योंकि ये 10 कार्बन की चेन है। कई बार क्या होता है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो दिख रहा होता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी चूज करूं, क्योंकि आपको 2-3 ऐसे ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कि आप यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की चेन यहां से भी दिख रही है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की चेन ये भी दिख रही है। तो अब हम कौन सी चेन चूज करें, अब हम यहां पर वो चेन चूज करेंगे जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। तो अगर मैं ये वाली कार्बन की चेन चूज करता
तो इसमें मेरे को एक सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स ये दिखता और एक ये दिखता, तो इसके पास में दो ही सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर मैं ये कार्बन की चेन चूज करूंगा तो मेरे को एक, दो और ये तीन सब्स्टिट्यूएंट दिखाई देंगे। तो ये वाली चेन को मैंने चूज कर लिया, तो फिर उसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब आप इसका नाम देख लो, 5वें नंबर वाले कार्बन पर 1 2 3 4 कार्बन का आपका सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड नंबर वाले कार्बन पर इथाइल, तो उसको क्या लिखेंगे 2 इथाइल ब्यूटाइल। और ये कौन से कार्बन पर कनेक्टेड है, 5वें कार्बन पर। तो देखो क्योंकि ब्यूटाइल अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है इसलिए मैंने मिथाइल के उसको पहले लिख दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, जैसे आप लोगों को कभी इस तरीके का नॉमेनक्लेचर एग्जाम में आ जाए जिसमें यहां पर इन लोगों ने इसका नाम जो लिखा है वो ट्राइवियल सिस्टम के हिसाब से लिख दिया हो ऑप्शंस में, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो सेक और टर्ट होता है ना, इसको अल्फाबेटिकल रूल में कभी इन्वॉल्व मत करना। जैसे आप देखो यहां पर ये वाला कार्बन जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, इसके पास में एक हाइड्रोजन है, एक अल्काइल ग्रुप इधर, एक अल्काइल ग्रुप इधर, मतलब ये कार्बन डेफिनेटली एक सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी कार्बन में जो नाम के पहले सेक आ रहा है, इसका एस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आएगा, इसके बी को कंसीडर करेंगे। लेकिन ये वाला सब्स्टिट्यूएंट देखो, इसमें ये कार्बन, ये सेकेंड लास्ट कार्बन भी है, क्योंकि अगर ये फर्स्ट कार्बन है, थर्ड कार्बन, तो सेकेंड लास्ट कार्बन, इसके इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल और केवल एक हाइड्रोजन, तो ये आइसो हो गया, आइसोप्रोपाइल। तो हम इसका P कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसका I कंसीडर करेंगे। तो अब हम चेक करेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में I पहले आता है कि B पहले आता है। ऑब्वियसली B पहले आता है, तो हम सेक ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल लिखेंगे। लेकिन देखने वाला क्या सोचेगा कि अरे I तो अल्फाबेटिकली पहले आता है S के, तो फिर ये पहले क्यों? तो ध्यान रखना, सेक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आता है, ना ही टर्ट आता है, लेकिन आइसो और नियो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, अगला रूल है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास में एक ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसके अंदर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट हो, जिसके अंदर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट हो, तो ऐसे केसेस में कई बार आप लोगों को लोवेस्ट सम रूल को नेग्लेक्ट करना पड़ता है। यू हैव टू नेग्लेक्ट द लोवेस्ट सम रूल। और यहां पर अगर आप नॉमेनक्लेचर करने के लिए नंबरिंग शुरू करोगे, तो आप अगर यहां से नंबरिंग शुरू करोगे 1, तो ये सेकंड नंबर वाले कार्बन पर एक मिथाइल हो गया, फिर तीसरे नंबर वाले कार्बन पर 2 मिथाइल हो गए, फिर आपका यहां पर आगे चलेंगे तो 7वें नंबर वाले कार्बन पर 2 मिथाइल हो गए। लेकिन अगर आप यहां से नंबरिंग शुरू करोगे तो सेकंड नंबर वाले कार्बन पर 2 मिथाइल हो गए। तो आप यहां से नंबरिंग शुरू करो या यहां से नंबरिंग शुरू करो, सेकंड नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल तो दिख रहा है, मतलब दोनों तरफ से नंबरिंग शुरू करने पर 2 कॉमन आ रहा है। लेकिन यहां से नंबरिंग करने पर अगला मिथाइल तीसरे कार्बन पर आ रहा है, लेकिन यहां से नंबरिंग शुरू करने पर अगला मिथाइल भी दूसरे पर आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना, फर्स्ट पॉइंट पर तो दोनों सेम होंगे, लेकिन उसके बाद वाला पॉइंट जो होगा वो डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि इसमें दूसरा मिथाइल भी सेकंड वाले कार्बन पर आ रहा है, मतलब छोटे कार्बन पर आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको करेक्ट मानेंगे। ये सेकंड नंबर वाली पोजीशन इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो ऐसे कंडीशन में जिसके अंदर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो, यू हैव टू ओवरलुक द लोवेस्ट सम रूल, और आपको नंबरिंग ऐसे देनी पड़ेगी कि जो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर जिस साइड से आपको ज्यादा छोटे नंबर दिख रहे हो, आपको वो प्रेफर करना है। जैसे यहां देखो 2,3 यानी अगला मिथाइल तीसरे पर है, लेकिन इसमें अगला मिथाइल सेकंड पर है, तो ये प्रेफरेंस में आएगा। लेकिन इसकी हमेशा ध्यान रखना, कुछ कंडीशन है, इक्वी डिस्टेंस चलना चाहिए, मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, 2 4 नहीं, बहुत सारे होने चाहिए, 4 5 होने चाहिए, तो आपको ये वाला रूल फॉलो करना है। अब अगर हम साइक्लिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की बात करें, तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लोगों को वर्ड साइक्लो का इस्तेमाल करना। तो जैसे ये 4 कार्बन की साइक्लिक चेन है, तो ब्यूटेन तो है क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, लेकिन ब्यूटेन के पहले मैंने प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो लगा दिया, तो ये साइक्लो ब्यूटेन हो गया, ये साइक्लोपेंटेन हो गया। रेस्ट रूल्स आर सेम, रेस्ट ऑफ द रूल्स आर सेम। अब जैसे इसमें ये पहले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, तो उसको क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन के रिंग है। लाइकवाइज इसमें भी आपको अल्फाबेटिकल रूल लगाना है, मतलब नंबरिंग वहां से शुरू करनी है जहां से आप अल्फाबेटिकली प्रायोरिटाइज कर सकें, अल्फाबेटिकल रूल लगेगा इसमें भी। अब यहां पर अल्फाबेटिकल रूल को
हमें कब नजरअंदाज करना है, लोवेस्ट सम रूल के तब। मतलब अगर आपके पहले नंबर वाले कार्बन पर एक नहीं बल्कि दो इथाइल ग्रुप आ जाए और यहां पर एक इथाइल ग्रुप आ जाए तीसरे नंबर वाले कार्बन पर, तो अब ये कार्बन को छोटा नंबर नहीं दे सकते, हम इसे 1 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर लोवेस्ट सम रूल नहीं फॉलो हो रहा है। तो जहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसे छोटा नंबर देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को नहीं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब काम करेगा, जब किसी एक कार्बन पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ना हो तो वो प्रायोरिटाइज होगा, लेकिन अगर एक कार्बन पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा तो वो ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं होगा। अनसैचुरेटेड अल्कीन्स के लिए आप लोग जानते ही हो, प्राइमरी सफिक्स में इन या आइन लगेगा। इसके अंदर अब सबसे पहला पेरेंट चेन चूज करने के रूल में हल्का सा डिफरेंस आ जाता है। अब हमें वो चेन चूज नहीं करनी है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, अब हमें यहां पर वो चेन चूज करनी है जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखने वालों को तो लगेगा कि 7 कार्बन की लंबी चेन ले लूं मैं, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड बाहर हो जाएगा, इसलिए हमको ये वाली कार्बन की चेन चूज करनी पड़ेगी जिसमें भले ही 6 कार्बन हो पर डबल बॉन्ड हो। ठीक है, फिर एक ऐसा कंपाउंड, अच्छा नाम लिखने का तरीका तो बिल्कुल सेम रहेगा। तो आपने यहां पर पेरेंट कार्बन की चेन चूज कर ली, अब आपने देखा सेकंड नंबर वाले कार्बन पर आपका सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, तो हम लिखेंगे 2 इथाइल, फिर हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, तो रूट नेम हेक्स। रूट नेम हेक्स होने के बाद ये पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 1 और 2 में छोटा कौन, 1, इसलिए मैं लिखूंगा 1, यानी अभी अंडरस्टूड हो गया कि 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड। कभी भी बड़ा नंबर नहीं लिखेंगे, हेक्स 2 इन नहीं लिखेंगे। अगर आप हेक्स 2 इन लिख दोगे तो सामने वाला समझेगा कि 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2, और अब आप यहां पर प्राइमरी सफिक्स लगाओगे इन। यहां पर नंबर मेंशन करना जरूरी है क्योंकि यहां पर 6 कार्बन की चेन है, तो कौन से 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है ये बताना पड़ेगा ना दुनिया को। अगर आप हेक्सीन लिख दोगे तो मेरे को क्या मालूम कि यहां डबल बॉन्ड नहीं है, चौथे और पांचवें के बीच में तो डबल बॉन्ड हो सकता है, पहले और दूसरे में डबल बॉन्ड ना हुआ तो हमको यहां पर नंबर मेंशन करना जरूरी है। तो गाइस अगला रूल ये कहता है कि अगर आपके कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो आप लोगों को ऐसी कंडीशन में बिना किसी टेंशन के नंबरिंग ऐसी तरफ से शुरू करनी है जहां से लोएस्ट सम रूल फॉलो हो सके, और ऐसे कंपाउंड को अल्कीनाइन बोलेंगे। अल्कीनाइन में ALK का मतलब रूट नेम कितने कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल। तब जैसे यहां पर आप देखो, अगर आप यहां से नंबरिंग शुरू करोगे तो डबल बॉन्ड 1 2 3 4 और 5 के बीच में आएगा, और 7 और 8 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 4 + 7 11। लेकिन अगर आप यहां से नंबरिंग शुरू कर रहे हो तो एक डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड सॉरी, और डबल बॉन्ड 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो ये 2 + 5 7 होगा। तो क्योंकि डबल बॉन्ड को यहां से छोटा नंबर मिल रहा है इसलिए हम यहां से नंबरिंग देंगे। अब नाम कैसे लिखेंगे, वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, भाई इन हो या आइन हो, है तो दोनों प्राइमरी सफिक्स, तो दोनों रूट नेम के बाद आएंगे लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो क्योंकि 9 कार्बन की ये चेन है इसलिए नोन, फिर 5वें नंबर वाले कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है इसलिए 5 इन, और फिर दूसरे नंबर वाले कार्बन के पास में ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, तो नोन 5 इन 2 आइन। अब यहां वाले कंपाउंड में यहां से नंबरिंग फ्रूटफुल है तो यहां से हम नंबरिंग शुरू करेंगे क्योंकि यहां से लोअर नंबर मिल रहा है, यानी यार डबल को ट्रिपल को किसको छोटा नंबर देना है वो बड़ी बात नहीं है, लोएस्ट सम रूल कहां से लग रहा है वो बड़ी बात है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर आपका डबल डबल और ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड अगर इक्वी डिस्टेंस पर आ गया, अगर आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पर आ गया तो क्या करेंगे, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड, यानी ऐसी कंडीशन में फिर आप ट्रिपल बॉन्ड को इज्जत ना देते हुए अल्फाबेटिकली जो ई पहले आता है उसको ज्यादा इज्जत दोगे, इसलिए नंबरिंग यहां से शुरू करोगे यहां से नहीं, इसमें भी नंबरिंग यहां से शुरू करोगे यहां से नहीं, मतलब डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर हम ज्यादा प्रेफर करेंगे और डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के रूल्स की। तो गाइस फंक्शनल ग्रुप्स आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ एटम्स जो आपके हाइड्रोकार्बन के ऊपर अटैच करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे मीथेन जब नॉर्मल बिना किसी फंक्शनल ग्रुप के होगा तो रूम टेम्परेचर पे गैस होगा, हमारे लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसमें एक OH नाम का फंक्शनल ग्रुप लगाकर इसको मीथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया तो ये अल्कोहल बन जाएगा, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर कोई इसको पी ले तो वो मर भी सकता है और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाएगा, एक अच्छा सॉल्वेंट हो जाएगा। तो डिफरेंस हो जाती है प्रॉपर्टीज के अंदर। तो यहां पर अब आप लोगों को सेकेंडरी सफिक्स या सेकेंडरी प्रीफिक्स में फंक्शनल ग्रुप लगाना पड़ेगा। अब यहां पर आप लोगों के पास में एक फंक्शनल ग्रुप की मैंने पूरी टेबल बना रखी है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की COH, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, असाइल हैलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अल्कोहल्स, इनके सफिक्स ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, OH, ऑयल हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, अल, ऑन, ऑल। और ये इनके प्रीफिक्स नेम। कब इनको आप प्रीफिक्स में अगर आपको लगाना पड़े तो अगर आपको फॉर एग्जांपल अल्कोहल को सफिक्स में नहीं लगाते हुए प्रीफिक्स में लगाना है तो इसका प्रीफिक्स नेम हाइड्रोक्सी है। वैसे अगर आप लोगों को अल्डिहाइड को सफिक्स में लगाना है तो अल बोलोगे, लेकिन अगर प्रीफिक्स में लगाना है तो या तो अल्डो बोलोगे या फॉर्माइल बोलोगे। उसके अलावा और फंक्शनल ग्रुप से हमारे पास में देखो जैसे थायोल्स, अमाइंस, ईथर, एपॉक्साइड्स, इमाइंस, अल्कीन्स, अल्काइंस, अजो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, हैलाइड एंड अल्कीन्स। अब आप यहां पर एक बात ये भी ऑब्जर्व करो कि इसके बाद में आपको कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं जिनका कोई सफिक्स नेम नहीं है, उनका कोई प्रीफिक्स नेम नहीं है, सॉरी। और कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे जिनका कोई सफिक्स नेम नहीं है। जैसे आप देखो हैलाइड्स, हैलाइड्स का केवल प्रीफिक्स नेम है हलो, सफिक्स नेम नहीं है। यानी हेलोजन्स, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये हमेशा नाम के रूट नेम के पहले लिखे जाएंगे, रूट नेम के बाद नहीं। तो यहां पर हम आगे चलते हैं और बेंजीन के रूल्स के बारे में बात करते हैं। गाइस बेंजीन के नॉमेनक्लेचर के लिए भी हमारे पास में कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स नहीं है, ठीक है। हम लोगों को सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स को भी नॉर्मली नाम देना होता है, हम रूट नेम की जगह बेंजीन लेंगे और आगे जो भी होगा उसको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करके लिख देंगे। जैसे बेंजीन, ये मिथाइल बेंजीन। अब ये देखो ये कॉमन नेम मिथाइल बेंजीन का टॉल्वीन। अब यहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड OCH3 लग जाए यानी ये कीटोन है, एक इधर अल्काइल ग्रुप एक इधर अल्काइल ग्रुप और ये C डबल बॉन्ड हो, तो अब इस कीटोन को जिसकी एक तरफ बेंजीन C डबल बॉन्ड O के और एक तरफ CH3 उसको एसिटोफिनोन कॉमन नाम दिया गया। C डबल बॉन्ड O कीटोन फंक्शनल ग्रुप के अगर दोनों तरफ बेंजीन आए तो उसको बेंजोफिनोन बोला गया। तो ये रिंग्स के नेम हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए। जैसे इस बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाए तो उसको स्टाइरीन बोलेंगे, इसको फिनॉल बोलेंगे, इसको एनिलीन बोलेंगे, इसको बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। कुछ लोग इस एनिलीन को, क्योंकि NH2 इज योर अमाइन एंड इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम अमाइन है और प्रीफिक्स नेम अमीनो है, अमीनो, तो अमीनो बेंजीन भी बोल सकते हो। यानी प्रीफिक्स नेम लगा दो अमीनो और बेंजीन लगा दो। मतलब अगर बेंजीन के आगे अगर आपको कोई नाम लिखना है तो वो प्रीफिक्स नेम होना चाहिए। जैसे OH, OH का सफिक्स नेम तो ओल है, अल्कोहल, मीथेनॉल, फिनॉल। लेकिन अगर आप इसका प्रीफिक्स नेम लिखना चाहते हो तो वो हाइड्रोक्सी है, तो इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोला जा सकता है। देन ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग OCH3 मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, या इसका कॉमन नेम एनिसोल, इसका कॉमन नेम नाइट्रोबेंजीन, इसका कॉमन नेम इथॉक्सी बेंजीन या पेंटेनॉल लाइकवाइज, है ना। फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल, इथाइल बेंजीन, इस तरीके से आपको इसको नाम देने पड़ेंगे। अगर आपके पास में डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आ जाए तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में आप लोगों को सबसे पहले नंबरिंग कैसे करनी है, लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से। लोवेस्ट सम रूल के बाद में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका नाम लिखेंगे, या अगर इक्विवेलेंट पोजीशंस पर दो सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर आपको नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करनी है, वही सारे रूल्स। और आप लोगों को बेस कंपाउंड को प्रेफरेंस देना है। बेस कंपाउंड जैसा भी जो मैंने आपको बताया ना, ये आपके बेस कंपाउंड है। जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 ये आपका एनिसोल है, तो मान लो अगर इसमें यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया
तो मैं इसको 1 नहीं दूंगा, मैं 1 इसी को बोलूंगा, क्योंकि मैं इस रिंग का नाम एनिसोल लिखूंगा ना कि बेंजीन। तो क्योंकि इसका रूट नेम, इसका कॉमन नेम एनिसोल हमें दिया है, तो हमारे लिए यही 1 होगा। अगर मैं इसको पेनेटॉल बोल रहा हूं, पेनेटॉल सॉरी, तो पेनेटॉल के लिए यही नंबर 1 कार्बन होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से। अब नाम कैसे लिखेंगे, जैसे ये 1 और ये 2 है, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाई आयोडोबेंजीन, सॉरी इट विल बिकम डाई आयोडो बेंजीन। ठीक है, अब जैसे यहां देखो, अब ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर यहां पर OCH3 जुड़ा हुआ है, तो मैं जानता हूं कि बेंजीन के ऊपर OCH3 एनिसोल, तो मैंने इसको 1 दे दिया, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है मैंने इसको 2 दे दिया, तो मेरा बेस कंपाउंड हो गया एनिसोल। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर इथाइल है, इसलिए 2 इथाइल एनिसोल। अब जैसे यहां देखो बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, ये आपका बेस कंपाउंड हो गया, जिसको मैं बोलता हूं टॉल्वीन, दिस इज टॉल्वीन। तो यहां पर मैं इसको नंबर 1 नाम दूंगा और मैं इसको नंबर 2 नाम दूंगा और लिखूंगा 2 इथाइल टॉल्वीन। अब अगर आप नहीं चाहते हो इसको टॉल्वीन बोलना, अगर आप चाहते हो इसको बेंजीन बोलना, तो अब आप देखो कि इसमें और इसमें अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, तो इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, तो 1 इसको दे दो, इस मिथाइल को 2 दे दो, तो फिर नाम कैसे लिखेंगे, 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन। दोनों ही तरीके सही है, आप दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हो। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर आप लोगों को आपके बेस कंपाउंड को हमेशा नंबर 1 देना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है और लोवेस्ट सम का फॉलो करना है। जैसे यहां वाले केस में आपने यहां से नंबरिंग शुरू करी, आपने इसको नंबर 1 इसलिए दिया क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 इज कॉल्ड एज टॉल्वीन, जो कि आपका एक बेस कंपाउंड है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, 2 ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आ रहा है, 4 नाइट्रोबेंजीन। या अगर आप इसको टॉल्वीन नहीं बोलना चाहते हो तो आप इसका नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो 1 मिथाइल, अल्फाबेटिकली चलो 4 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। अब गाइस आपका बेंजीन रिंग अगर एक ऐसे अल्केन से कनेक्ट हो जाए जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हो, या एक ऐसे अल्केन से कनेक्ट हो जाए जिसमें 3 से ज्यादा कार्बन हो, तो फिर बेंजीन का नाम रूट चेन से हटके प्रीफिक्स में आ जाएगा और बेंजीन का प्रीफिक्स नेम है फिनाइल। जैसे कि आप यहां पर देखो, यहां वाले केस में आपके पास में 1, 2 और 3 कार्बन की चेन है, जिसमें पहले नंबर वाले कार्बन पर COOH है। तो अब ये हो गई आपकी पेरेंट चेन और बेंजीन बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे, हम देखेंगे सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर ये बेंजीन है, मतलब फिनाइल, तो 2 फिनाइल, और 1, 2 और 3 कार्बन की चेन है, इसलिए प्रोपेन, और ये बेंजीन सॉरी ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। यहां पर आप देखो 3 कार्बन की चेन है, तो ये बन गई पेरेंट चेन, सेकंड नंबर वाले कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट है बेंजीन, तो 2 फिनाइल प्रोपेन। ठीक है। अच्छा, कॉमन प्रीफिक्सेस आप लोग जानते हो कि अगर बेंजीन के पहले और दूसरे कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसके लिए ऑर्थो इस्तेमाल करेंगे, पहले और तीसरे पर आ जाए तो मेटा, और पहले और चौथे पर आ जाए तो पैरा। जैसे यहां पर ये पहले और दूसरे पर होने की वजह से उसको बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पहले और तीसरे पर होने की वजह से बोलेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पहले और चौथे पर होने की वजह से बोलेंगे पैरा आयोडोबेंजीन। यहां पर पहले और दूसरे पर है, ये OCH3 यानी आपका एनिसोल हो गया, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, यानी ये सेकंड है, ये 1 है, तो 2 या 2 की जगह ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, ये हो जाएगा आपका ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, ये हो जाएगा आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन, क्योंकि एनिलीन आपका रूट नेम है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम गाइस। अब अपन यहां पर बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। गाइस आइसोमेरिज्म का मतलब होता है वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म 2 तरीके का होता है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। गाइस स्ट्रक्चरल के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, और स्टीरियो के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन उसके अंदर मौजूद एटम्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। तो ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है ना, ये 3 तरीके का होता है, ज्योमेट्रिकल, कन्फॉर्मेशनल और ऑप्टिकल, जिसमें ज्योमेट्रिकल और कन्फॉर्मेशनल हम इस चैप्टर के बाद जब हाइड्रोकार्बन्स नाम का चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर
अल्कीन्स और अल्काइंस में ज्योमेट्रिकल और कन्फॉर्मेशनल अल्केन्स के अंदर पढ़ेंगे, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप पढ़ सकते हैं हेलो अल्केन हेलो अरीन्स चैप्टर के अंदर, तो वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका 5 तरीके का होता है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन चेन की लंबाई में डिफरेंस। इन तीनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखो सेम है C5H12, लेकिन इसमें 5 कार्बन की लंबी चेन है, इसमें 4 कार्बन की लंबी चेन है और इसमें 3 कार्बन की लंबी चेन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन चेन की लेंथ डिफरेंस, इसीलिए इनके IUPAC नाम भी बदल गए, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। अगला होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप की या डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग होगी। जैसे आप इस कंपाउंड के अंदर देखो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C3H8O, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C3H8O, लेकिन इसमें आपका अल्कोहल पहले कार्बन पर जुड़ा है इसलिए प्रोपेन 1 ऑल, लेकिन इसमें आपका अल्कोहल सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है इसलिए प्रोपेन 2 ऑल। तो है सब कुछ सेम, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल गई। यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 C5H10, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन के बीच में इसलिए पेंट 1 इन, यहां पर डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में यानी कि पेंट 2 इन। यहां पर आप देखो बेंजीन 1,2 डायोल, बेंजीन 1,3 डायोल, बेंजीन 1,4 डायोल, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन OH की पोजीशन सबके अंदर बदलती जा रही है। देन आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O प्रोपेनल, इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इस C3H6O के अंदर आप देखो फंक्शनल ग्रुप आ गया आपका कीटोन, ये हो गया प्रोपेन 2 ऑन। वहीं पर अगर आप यहां देखो तो C2H3N, इसमें ये कार्बन ने इस कार्बन से बॉन्ड बनाया है इथेन नाइट्राइल, लेकिन यहां पर ये नाइट्रोजन ने इस कार्बन से बॉन्ड बनाया है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन नाम बदलकर हो गया इथेन आइसोनाइट्राइल। तो फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, मॉलिक्यूलर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। यहां पर भी आप देख सकते हो ये कि मिथाइल मिथेनोएट हो गया, ईस्टर बन गया ये, और वो इथेनोइक एसिड है। चलिए अगला होता है मेटामेरिज्म। गाइस मेटामेरिज्म के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप के आसपास मौजूद अल्काइल ग्रुप जो होते हैं उनकी साइड चेन की लेंथ में फर्क आ जाता है। जैसे यहां पर आपका ये एक ईथर फंक्शनल ग्रुप है, और ईथर फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप होता है ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दो दो कार्बन है, इसको बोलते हैं इथॉक्सी इथेन, C4H10O इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन यहां पर ये भी ईथर ही है, ऑक्सीजन ही फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसके एक तरफ तो 3 कार्बन और एक तरफ 1 कार्बन है, तो कार्बन की चेन की लेंथ बदल गई, ये मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया, नाम भी बदल गया लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अब भी सेम है। ऐसे ये भी एक एग्जांपल आपके सामने, पेंटेन 3 ऑन और पेंटेन 2 ऑन। आप देखो दोनों तरफ कार्बन की चेन ऊपर वाले कंपाउंड में C डबल बॉन्ड के आसपास दोनों तरफ दो दो कार्बन है, इसमें एक तरफ 1 कार्बन एक तरफ 3 कार्बन है। गाइस अगला आता है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स के बीच में इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों अलग अलग कंपाउंड में केवल एक ऐसा प्रोटॉन होता है जो अपनी पोजीशन बदल लेता है, यानी पहले वाले कंपाउंड का हाइड्रोजन अगर अपनी पोजीशन बदल के दूसरे एटम से जुड़ जाए तो वो दूसरा वाला कंपाउंड बन जाता है। दूसरे वाले कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन अपनी पोजीशन बदल के वापस पहले जैसे एटम में कर ले तो वो पहला वाला कंपाउंड बन जाता है। जैसे आप देखो ये दोनों कंपाउंड में बहुत फर्क है, इसमें हाइड्रोजन X से अटैच्ड है, इसमें हाइड्रोजन Z से अटैच है। लेकिन होता क्या है, ये वाले कंपाउंड में Y और Z के बीच का डबल बॉन्ड टूट जाने की वजह से, यानी ये Z इस Y के बॉन्ड को अपनी ओर ले लेता है, तो ये Y का डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, तो X क्या करता है, अपने हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड इस Y को दे देता है, तब ये हाइड्रोजन लावारिस हो गया, तो ये हाइड्रोजन जाकर Z से मदद मांगता है और Z के साथ में बॉन्ड बना के जुड़ जाता है। ये वही बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड वही है जो Z ने यहां से तोड़ा था, और ये वाला डबल बॉन्ड वही है जो X ने हाइड्रोजन से लेके Y को दिया था। तो दिस इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म, यानी हाइड्रोजन की शिफ्टिंग। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म।
हमारा टॉटोमेरिज्म कुछ इस तरीके से काम करता है। आई होप यहां तक आपको चीज समझ में आ रही हो गाइस। टॉटोमेरिज्म वगैरह मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। एक एग्जांपल हम यहाँ पर कीटो इनॉल में लेकर देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, तो ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस बॉन्ड को तोड़ रहा है, इस बॉन्ड को विड्रॉ कर रहा है। तो अब ये कार्बन का डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो ये कार्बन की पीछे वाला कार्बन मदद करेगा अपने हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ के इसको देके। तो यहां पर आप देखो ये कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड बन गया, और ये कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड आ गया, जहां पर पहले डबल बॉन्ड था। लेकिन अब क्योंकि इस ऑक्सीजन ने ये वाला बॉन्ड तोड़ लिया है, तो ये रहा वो बॉन्ड जो इसने इस कार्बन से छीना था। तो अब ये हाइड्रोजन बोलेगा कि मेरा बॉन्ड चला गया और ऑक्सीजन के पास में एक्स्ट्रा बॉन्ड पड़ा है, तो मैं उसके पास जाकर खुद को जोड़ लूं। तो ये पहले कीटोन था, अब ये इनॉल बन गया है। कीटोन में तो आप जानते हो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज योर कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पर क्या होगा, इस कंपाउंड के अंदर इन यानी डबल बॉन्ड भी है और ओल मतलब कि अल्कोहल भी है, इसलिए इसको इनॉल बोला जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर टॉटोमेरिज्म होता हुआ नजर आता है। क्या आप लोगों को टॉटोमेरिज्म क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं गाइस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस की। ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो होता है जो नया जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको कार्बन सप्लाई करे। तो वो कंपाउंड जो प्रोडक्ट में कार्बन सप्लाई करता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट पर आकर एक अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, इन दोनों की रिएक्शन से इनके बीच के पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। इस बीच एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनता है जो हाईली अनस्टेबल होता है, और फिर ये इंटरमीडिएट के टूट जाने से आपके काम का कंपाउंड जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, प्रोडक्ट बनता है, और एक बनता है बाय प्रोडक्ट जो हमारे लिए ज्यादा यूज का नहीं होता। अगर अटैकिंग रिएजेंट और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दोनों में कार्बन अवेलेबल हो और दोनों कार्बन सप्लाई कर रहे हो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो आपकी इच्छा, जिसको चाहो उसको सबस्ट्रेट मान लो। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के अंदर बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन कार्बन या कार्बन और कोई और एटम। ये पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म इज द स्टडी ऑफ, यानी अगर आप एक केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं तो इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन का पूरा डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर एनर्जी के अंदर क्या क्या चेंज आ रहा है, केमिकल रिएक्शन के रेट में क्या क्या चेंज आ रहा है, और कौन कौन से नए बॉन्ड बन रहे हैं, कौन कौन से पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, इसकी पूरी स्टडीज केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब जब हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स के बीच में, सबस्ट्रेट के बीच में पुराने बॉन्ड टूटने की, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे टूटते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके से टूटते हैं, हेट्रोलेटिकली, होमोलेटिकली। हेट्रोलेटिकली के अंदर क्या होगा, ये दो एटम में से एक एटम पूरे इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा और खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेगा। मतलब ये एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, ये एक का इलेक्ट्रॉन भी खुद लेकर आ गया, चुरा के आ गया। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये हो गया नेगेटिवली चार्ज यानी एनायन, और ये कार्बन का ये ए का इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इसलिए बन गया कैटायन। हमेशा ध्यान रखना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको बेचारों को अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। यह हरकत केवल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर ही देखी जाती है। आ गई बात समझ में? वही अगर हम यहां पर एग्जांपल में देख सकते हैं, कार्बन क्लोरीन में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन ने ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का खींच के नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करके एनायन बन गया, और इसको गरीब को बना दिया कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन, या मैं कहूं मिथाइल केटायन। देन होमोलेटिक फ्यूजन। होमोलेटिक फ्यूजन में हिस्सा बांटा बंटवारा बराबर होगा, ए अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा देखो, और बी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा देखो, तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, यानी एक ऐसा स्पीशीज जिसके पास में अपना खुद का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब टेक्निकली एटम जो मॉलिक्यूल बनाने के लिए बेताब हो, अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर खड़ा हो कि कोई आए और मैं उसके साथ शेयरिंग करूं। ठीक है, तो ये होता है आपका होमोलेटिक क्लीवेज। होमोलेटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल मिलते हैं, जैसे क्लोरीन का टूटने से क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स मिल रहे हैं। अब अटैकिंग रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं? अटैकिंग रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब वो स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन पसंद है, अगर आपको नेगेटिव चार्ज पसंद है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या आपके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। अब हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की कमी
लुईस एसिड्स के पास होती है, क्योंकि लुईस एसिड्स हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, मतलब ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता। जैसे बोरॉन, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसके वैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी यहां पर, तो ये लुईस एसिड हो गया। तो AlCl3, FeCl3, FeBr3, BF3, SO3 ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। या H+, H2O+, Cl+, CH3+, NO2O+, ये सब पॉजिटिवली चार्ज वाले, तो ये सब भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए भागेंगे। वहीं पर अगले होते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस पसंद करने वाले वही लोग होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या जिनके पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जिनके पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वही तो लुईस बेस होते हैं। ये जनरली वही मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, जिनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं उनको हम बोलते हैं लुईस बेस। तो जैसे कि H2O 2 लोन पेयर, NH3 1 लोन पेयर, NR3 1 लोन पेयर, आपका ईथर 2 लोन पेयर, या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज OH नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, S डाई नेगेटिव, O2 डाई नेगेटिव, Cn नेगेटिव, RCO नेगेटिव, OR नेगेटिव, ये सब आपके न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। भाई किसी भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो यह देखा जाता है कि ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अपनी पोजीशन छोड़कर डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यानी कि अपनी पोजीशन छोड़ के भागते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट टाइप का इफेक्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, -I और +I। -I इफेक्ट के अंदर क्या होता है, आपके कार्बन से एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाता है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच के अपने को नेगेटिव पार्शियल और कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव बना देता है। तो अब ये कार्बन अपने पास वाले कार्बन को हल्का सा पॉजिटिव बना देता है इसका इलेक्ट्रॉन खींच के, और ये वाला कार्बन अपने पास वाले कार्बन को हल्का सा पॉजिटिव बना देता है इसका इलेक्ट्रॉन खींच के। लेकिन जितनी ताकत क्लोरीन में है उतनी ताकत इन कार्बन में नहीं है, इसलिए ये कार्बन इसको और ये कार्बन इसको उतना पॉजिटिव नहीं बना पाता जितना क्लोरीन इस कार्बन को बना देता है। तो अल्टीमेटली ये इफेक्ट 3 कार्बन के बाद गायब हो जाता है, चौथे कार्बन पर आपको पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलती। सो दिस इफेक्ट इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन पोलर कंपाउंड्स। और -I इफेक्ट का मतलब है आपके पेरेंट कार्बन की चेन से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप अटैच हो जाए, खुद नेगेटिव हो जाए, कार्बन को पॉजिटिव कर दे। जस्ट इसका अपोजिट होता है आपका +I इफेक्ट, यानी एक ऐसा एटम आपके कार्बन से जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहे, इस वजह से कार्बन बन जाता है नेगेटिव और ये खुद बन जाता है पॉजिटिव। बस इसका जस्ट उल्टा, ये भी अप टू 3 कार्बन तक वैलिड रहेगा। उसके बाद में आता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। गाइस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी टाइप का इफेक्ट होता है जो कि किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में मल्टीपल बॉन्ड को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करता है। ये भी 2 तरीके के होते हैं। +E इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जब कभी भी एक अटैकिंग स्पीशीज आती है तो आपका कंपाउंड इस मल्टीपल बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देता है टुवर्ड्स द अटैकिंग स्पीशीज, यानी जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रांसफर हो जाए टुवर्ड्स अटैकिंग स्पीशीज। तो आपने देखा कि H+ आया, ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, भिखारी है बेचारा, तो ये कार्बन ये वाले बॉन्ड को ट्रांसफर कर देगा इस हाइड्रोजन को और इसके साथ में एक बॉन्ड बना लेगा। इसकी वजह से ये वाले कार्बन का, ये वाले इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, तो ये बेचारा पॉजिटिव चार्ज लेकर बैठ जाएगा। वही -E इफेक्ट के अंदर क्या होगा कि आपका जो Cn नेगेटिव है ये आकर इस पर जब अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो ये कार्बन इस डबल बॉन्ड को इस अटैकिंग ग्रुप से अवे भेज देगा, दूर भेज देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर Cn के पास में ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको बॉन्ड की जरूरत नहीं है, इसलिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और Cn अपना नया बॉन्ड बना लेगा, कार्बेनाइन बना लेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम गाइस? अगला होता है रेजोनेंस। गाइस रेजोनेंस एक ऐसी जिसको बोलना चाहिए एक ऐसा फिनोमिनन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने के लिए जिनका एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे आप देखो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर,
इसमें ऑल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड है और केमिस्ट्री कहती है कि अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ 133 पिकोमीटर होनी चाहिए और ऑल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड लेंथ 154 होनी चाहिए। बट रेजोनेंस यहां पर क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि बेंजीन के अंदर कोई भी कार्बन हो, डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, सबकी बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर होती है। तो अब इस प्रॉपर्टी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने रेजोनेंस का इस्तेमाल करा। रेजोनेंस बोलता है कि ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होते हैं, यानी पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये अपनी पोजीशन पर डीलोकलाइज हो सकते हैं। यानी डबल बॉन्ड पहले यहां होगा, फिर 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 यहां होगा, और ये डबल बॉन्ड लगातार घूम रहा है। यानी इस दुनिया में स्ट्रक्चर 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे स्विच कर रहे हैं। इस वजह से आपको ना तो यहां पर सिंगल बॉन्ड दिख पा रहा है, ना तो यहां पर डबल बॉन्ड दिख पा रहा है। तो इसलिए इस बेंजीन के 139 पिकोमीटर को कैसे एक्सप्लेन किया कि यहां पर कुछ देर के लिए डबल बॉन्ड रहता है, कुछ देर के लिए सिंगल बॉन्ड रहता है। तो यहां पर ना तो पूरा सिंगल बॉन्ड है, ना तो पूरा डबल बॉन्ड है, दोनों के बीच का कुछ है। ये है आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस में ये स्ट्रक्चर जो डीलोकलाइजेशन को शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है। और ये होता है आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। अभी आपका रेजोनेंस भी जो होता है वो दो तरीके का होता है, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट, इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। प्लस आर इफेक्ट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच हो जाता है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस रिंग में ट्रांसफर कर देता है। तो आपको कुछ देर नेगेटिव चार्ज यहां, यहां और यहां दिखेगा, तो आपको यहां पर रेजोनेंस होता हुआ नजर आता है। तो प्लस आर इफेक्ट में आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन इस रिंग में या इस सिस्टम में ट्रांसफर करके खुद पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए प्लस आर इफेक्ट। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं ये आपके सामने लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनकी वजह से प्लस आर इफेक्ट होगा। वही माइनस आर इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, यानी ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच ले, उस वजह से आपको माइनस आर इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर आप देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ने खींच लिया, तब ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए रिंग को अपने ये डबल बॉन्ड को इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो रिंग में पॉजिटिव चार्ज उतर गया। सो दिस इज कॉल्ड एज प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। अगला होता है गाइस हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रेजोनेंस होता है जिसमें सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज करता है, कोई पाई बॉन्ड डीलोकलाइज नहीं होता, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं या सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं। ये कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, अल्कीन्स और कार्बोएनाइन को स्टेबल करने के काम में आता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में यहां पर एक प्राइमरी कार्बोकेटायन आ जाए, तो इस कार्बोकेटायन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इसके पीछे मौजूद अल्फा कार्बन, गाइस अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो आपके फंक्शनल ग्रुप के बाद अटैच्ड हो या आपके पॉजिटिव चार्ज के, नेगेटिव चार्ज के, फ्री रेडिकल के बाद हो। जैसे इस कार्बन पर प्लस चार्ज है ना, तो इस कार्बन से चिपका हुआ ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा। तो ये अल्फा कार्बन क्या करेगा, अपने अल्फा हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, नहीं, अल्फा हाइड्रोजन के बॉन्ड को डोनेट करेगा। तो पहले केस में ये कार्बन अपने ये वाले हाइड्रोजन के बॉन्ड को दे देगा इस कार्बन को, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब इस हाइड्रोजन पर थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर कुछ देर बाद ये इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा और ये वाले हाइड्रोजन के बॉन्ड को डोनेट कर देगा, जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये रीस्टोर हो जाएगा। फिर ये इस वाले हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड को इसको दे देगा, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये रीस्टोर हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लगातार चलाता रहेगा। मतलब इन हाइड्रोजन्स को भी पता नहीं चलेगा कि ये कब पॉजिटिव होगा और कब बॉन्ड बन गया, कब पॉजिटिव होगा कब बॉन्ड बन गया। तो दिस इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में एक बात ध्यान रखना, आपके पास में भले ही यहां पर फ्री रेडिकल हो, भले ही यहां पर प्लस चार्ज हो, भले ही आपके पास यहां पर डबल बॉन्ड हो या नेगेटिव चार्ज हो, इस कार्बन के पास वाला कार्बन यानी अल्फा कार्बन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनेंगे। आप खुद देखो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 1 2 और 3, इसलिए यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटेड सिस्टम कितने बने, 3। और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होंगे आपका मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब गाइस आज मैं आपको इतना ही पढ़ा पाऊंगा क्योंकि वन शॉट में हमें इतनी ही चीजें कवर करनी थी, और ज्यादा डिटेल में अगर आप इस चीज को देखना चाहते हो
तो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसके कुछ 6 पार्ट हैं और वो कुछ 10 से 12 घंटे का है, जिसमें हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन करी गई है। तो अगर आपको लगता है तो आप एक बार चैनल पर जाकर डिटेल वीडियोस देख सकते हैं। वन शॉट वीडियोस आपके स्कूल एग्जाम्स को कवर करने के लिए और आपके जेई के कॉन्सेप्ट को हल्का सा रिफ्रेश करने के लिए बनाए जाते हैं 1 आवर में। एंड आई होप इतना बड़ा चैप्टर मैंने 1 आवर में पढ़ाया तो आपको समझ में जरूर आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपसे मिलता हूं अगले वन शॉट में। एंड नया क्या चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।